अस्सलाम वालेकुम, फ़ौज़ा कुलसुम राना माइनस न्यूज़ से आज के व्लॉग के साथ। और आज हम बात करेंगे 3-4 अहम मौज़ूआत पर। सबसे बड़ा मौजू मैं कारकुनान की बात करूंगी, मैं उन वर्कर्स की बात करूंगी जिनको जबरी तौर पर बर्खास्त कर दिया गया है। और ये मैं रोज़नामा जंग की बात कर रही हूँ, जंग ग्रुप की बात कर रही हूँ। और उन मुलाजमीन का कसूर क्या था? तमाम तर जदोजहद उन्होंने की, 25,000 रुपये माहाना तनख्वाह, 32,000 रुपये माहाना तनख्वाह और अभी 37,000 रुपये माहाना तनख्वाह, जो कि हुकूमत के ऑर्डर्स हैं कि कम अज़ कम जो उजरत है वो 37,000 रुपये दी जाए। लेकिन हुआ क्या कि ज़ाहिर है जंग जैसे बड़े इदारे में भी ये नाफिजुल अमल नहीं थी। और इसमें किन लोगों को ये तनख्वाह नहीं मिल रही थी, मैं आपको थोड़ी सी तफसीलात अगर बता दूं। जो बतौर सब एडिटर्स काम कर रहे थे, कुछ लोग मैगज़ीन के शोबे में थे, अखबार के शोबे में थे, डिफरेंट डेस्क पर काम कर रहे थे। इसके साथ साथ जो पीए और अदर मीडिया वर्कर्स की कैटेगरीज होती हैं उसमें काम करने वाले मर्द व ख़वातीन शामिल थे। और जो 66 लोग हैं ये ऐसे लोग थे जो कि 20 से 25 साल जिनको हो गए या कुछ को उससे भी ज़्यादा का अरसा हो गया, उन्होंने कोर्ट से रजू किया मुतलका अदालत से कि हमें जो है ना यूनियन वाले शामिल करते हैं कि आप हमारे कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हैं और हमें राइट्स भी नहीं मिलते, जो कि 20-25 साल एक इदारे में काम करने के बाद भी क्या राइट्स होते हैं जी? कम अज़ कम उजरत 37,000 रुपये, अदालत में जाना पड़ा, मेडिकल की कोई सहूलत नहीं है, दीगर सहूलियात नहीं है और यूनियन का भी हिस्सा नहीं बन सकते। यूनियन वो सीबीए जो कि किसी भी इदारे में हुआ करती है, जो डॉन में भी है, जंग में भी है, दीगर भी कुछ इदारों में वो मौजूद है। तो आप देखिए कि उनसे एक तो उन्होंने यूनियन बनाई तो उनसे यूनियन साजी का हक लेने के लिए यकीन कीजिए उन पर तौहीन अदालत के जो FIRs हैं वो दर्ज करा दी गई। फिर जो ख़वातीन हैं बग़ैर किसी रिटन ऑर्डर के उनके जो टाइमिंग्स हैं, ऑफिस टाइमिंग्स इतने ऑड कर दिए गए कि ये ख़वातीन अपना काम ही जारी ना रख सके। उन्हें रिसेप्शन पे बैठाया जाता, उन्हें नमाज तक पढ़ने की इजाज़त न दी जाती और 37,000 रुपये लेना उनके लिए एक अज़ाब बना दिया गया। अभी अप्रैल की तनख्वाह नहीं मिली थी तो इन सारे लोगों को बरतरफ कर दिया गया। सोशल मीडिया पर एक खबर जो है वो गर्दिश कर आपने भी करती हुई देखी होगी कि जी 80 से ज़ायद मुलाजमीन को जंग ग्रुप ने निकाल दिया, उसमें दी न्यूज़ के भी लोग शामिल हैं। अब काउंटर करने के लिए ये अफवाह भी इंतज़ामिया की तरफ से फैलाई गई मुबैना तौर पर, जी वो तो लंदन डेस्क के वर्कर्स हैं। जी ऐसा नहीं है कुछ भी, ये गलत खबरें हैं। पहली बात ये है, सवाल ये पैदा होता है कि लंदन में आप अखबार चला रहे हैं, आप बिजनेस कमा रहे हैं और आप 37,000 रुपये उनको नहीं दे रहे हैं और वो तंग आकर अगर कोर्ट में जा रहे हैं आपके मुताबिक, जंग इंतज़ामिया की मैं बात कर रही हूँ कि अब वो फिर कोर्ट में जा रहे हैं तो आप उन्हें बर्खास्त कर रहे हैं। NIRC उन्हें बहाल करता है, उसके बाद जब वो अदालत में जाते हैं तो फिर अब थाना वारिस खान जो मुतलका थाना है वहाँ का, वो पुलिस आकर बैठ जाती है और तालाबंदी हो जाती है। जी ताला लग गया, आप अंदर नहीं जा सकते हैं। और आज भी ऐसा ही हुआ, उनको दोबारा से अपना जो ऑफिस है वो रिज्यूम नहीं करने दिया गया। अब यहाँ पर ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है रोज़नामा जंग। अगर हम पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री पर नज़र दौड़ाएं तो हमें रोज़ ये मसले मसाइल नज़र आते हैं कि मिनिमम वेज जो है वो इम्प्लीमेंटेड नहीं है। फिर हमें नज़र आता है कि मीडिया वर्कर्स की डिफरेंट कैटेगरीज में काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो एनालिस्ट यानी वीडियो एडिटर्स के तौर पर काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाहें जो हैं वो बहुत ही कम हैं, 37,000 रुपये। या फिर 37,000, हुकूमत ने ये थोड़ी कहा है कि आप 24 घंटे किसी को काम करवाएं और उसको 37,000 रुपये दें। हुकूमत ने ये कहा है एक मजदूर की कम अज़ कम उजरत, मतलब बेसिक मिनिमम पे, और ये स्किल्ड, अनस्किल्ड, नॉन स्किल्ड, आप ये देखें कि इसमें कितनी चीज़ें आ जाती हैं। और जो लोग पेज मेकर्स हैं, जो सब एडिटर्स हैं, जो हेडिंग्स निकालते हैं, जो अखबार की कहते हैं ना शान के मुताबिक अखबार को सुबह पढ़ने के काबिल बनाते हैं, जो आपकी सारी वेबसाइट्स चलाते हैं, आपके डेस्क चलाते हैं, आपका मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, आपके टिकर्स ऑन एयर हो रहे होते हैं। अखबारात में अगर देखा जाए तो तमाम तर काम जो है वो डेस्क के लोग कर रहे होते हैं। रिपोर्टर तो शायद अपनी खबर जो है गलतियों से पाक भी फाइल नहीं कर रहे होते, बहुत सारे लोग टाइपो एरर्स भी कर देते हैं, तो वो भी डेस्क वाले लोग जो हैं वो निकाल रहे होते हैं, इतनी अच्छी सी कैची सी हेडलाइंस बना रहे होते हैं। फिर इसमें ना सिर्फ ये कि जो जर्नलिस्टिक कैटेगरीज हैं वो लोग हैं, बल्कि इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो कि नॉन जर्नलिस्टिक कैटेगरीज में काम कर रहे हैं। प्रेस के बहुत सारे लोग हैं, छापा खाना के, फिर इसके साथ साथ PN कैटेगरी में जो काम कर रहे थे उनको भी 37,000 मीश किलो रहमान साहब जो उजरत है वो देना गवारा नहीं कर रहे थे। 4 खवातीन जो कि 20-25 साल से काम कर रही थी रोज़नामा जंग के साथ, उनके साथ भी यही सलूक था। फिर एक खातून जो हैं वो बतौर PA फ़राइज़ अंजाम देनी थी, उनके साथ भी यही सूरत हाल थी। तो ये एक छोटी सी एक झलक है मीडिया की। मीडिया ऑनर्स अरबों रुपए कमाते हैं और भी कमाएं, अच्छी बात है। गवर्नमेंट को भी ब्लैकमेल करते हैं, उनसे भी बिजनेस लेते हैं। जो प्राइवेट बिजनेस मेकर्स हैं उनके साथ भी यही सूरत हाल होती है, वो भी उनको बिजनेस देते हैं। रोज़नामा जंग में हम डेली कितने एड्स देखते हैं, जंग ग्रुप कितना बड़ा है, उसके कितने चैनल हैं और बाकी सारी चीज़ें हैं। तो क्या कम अज़ कम उजरत जो कि उनके बड़े फेवरेट वज़ीर आज़म की तरफ से, कोई भी वज़ीर आज़म हो, PMLN का हो, पीपल्स पार्टी का हो, PTI का हो या कोई और सियासी जमात हो, जब वो सीट पर बैठते हैं और वो कहते हैं
کہ مزدور کو اجرت جو ہے اتنی دے دو، تو کیا اس میں کوئی وزیر اعظم کسی کا بھی قصور ہے کہ آپ جو ہیں وہ کہیں کہ بڑا ظلم ہو گیا، آپ بڑے خسارے میں جانے والے ہیں؟ اگر ابھی RTI کے ذریعے آپ کا بزنس نکلوایا جائے تو وہ اربوں روپے میں نکلتا ہے، جو کہ حکومت بھی اعداد و شمار جو ہے وہ جاری کرتی ہے۔ میں وزارت اطلاعات سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ کائنڈلی آپ اس کو دیکھیں کہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر اس چیز کو دیکھیں کہ کیا میڈیا انڈسٹری میں کام کرنے والے لوگ انسان نہیں ہیں؟ کیوں وہ بیٹھے بیٹھے اپنے ڈیسک پہ ان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، ان کے فیملی کے، ان کے دیگر اتنے مسائل ہوتے ہیں، وہ بیچارے کبھی بات نہیں کر پاتے، کہیں پر وہ فری علاج کے لیے گھوم رہے ہوتے ہیں، کہیں پر وہ کوئی اور ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ان کے کام کے مطابق اجرت اور سہولیات، لیبر لاز کی کھلا وائلیشنز کی جاتی ہیں، اور جو ایسے مالکان ایسا کر رہے ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ اگر ان کے چینلز ہیں تو پیمرا کو وہ چینلز بند کرنے چاہیے، اگر ان کے اخبارات ہیں تو پھر پریس کونسل آف پاکستان کو بھی سوچنا چاہیے، PID کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کی ABC اور ان کے جو اشتہارات کے ریٹس ہیں کیسے ان کو مل جاتے ہیں۔ فردوس عاشق امان صاحبہ جب وزیر اطلاعات ہوا کرتی تھی، انہوں نے بڑا اچھا ایک سٹیپ لینے کی کوشش کی تھی، جو کہ ظاہر ہے ناکام بنا دیا گیا تھا، کیونکہ بہت انفلوئنشل ہوا کرتا ہے جو سرمایہ دار ہے۔ تو وہ یہ تھا کہ جو ایڈز ہیں اس کو مشروط کر دیا جائے کہ آپ اپنی تمام تر جو لیبر لاز کی کیٹیگریز ہیں، جو ویجز ہیں، وہ سارا کچھ فلفل کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں۔ اور میرے خیال میں بھی ذاتی طور پر، چاہے آپ میڈیا انڈسٹری سے وابستہ ہیں، کوئی بھی بزنس کر رہے ہیں، اگر آپ اس کو چلا نہیں سکتے، آپ کی سکت نہیں ہے، تو کسی غریب کے ساتھ ظلم کرنے سے بہتر ہے کہ آپ وہ بزنس بند کر دیں۔ اب اکثر لوگ کہیں گے جی وہ نہیں چلا سکتے تو اخبارات کا دور نہیں ہے، تو اس لیے روزنامہ جنگ گروپ سے اور دی نیوز سے جو ہے بہت سارے لوگوں کو نکالا گیا ہے، لیکن ان کے جرم پتہ کیا تھا؟ ان کا جرم یہ تھا، اس پاداش میں ان کو نکال دیا گیا کہ وہ 37,000 تنخواہ کے لیے کورٹ میں گئے تھے، اور انتظامیہ کی طرف سے، مالکان کی طرف سے کھلم کھلا ان کو تڑی لگائی گئی تھی کہ ٹھیک ہے آپ لے کے دکھائیں، ہم آپ کو دیتے ہیں، پھر آپ کی نوکری بھی بچتی ہے یا نہیں بچتی ہے۔ جن پر توہین مذہب لگا دیا گیا ہو 37,000 مانگنے پر یا ریگولر کرنے کے ایک چھوٹے سے مطالبے پر، 20-25 سال سے وہ اس ادارے میں نوکری کر رہے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ کوئی آنرشپ نہیں تھی، تو اس پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھ گیا ہے میڈیا انڈسٹری پر بھی، اور یہ آئے دن ہم اکا دکا واقعات دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن دیکھیں اتنے بلک میں ڈزن آف پیپل مطلب جو کام کر رہے ہیں، چاہے وہ جرنلسٹک کیٹیگریز ہیں، نان جرنلسٹک ہیں، تو وزارت اطلاعات کو بھی نوٹس لینا چاہیے، PID کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ اپنی PR جو ہے، یہ جتنے بھی لوگ ہیں اس گروپ سے جڑے ہوئے، وہ لوگ بھی سوچیں کہ خدارہ زیادتی مت کرے، ظلم کی ایک حد ہوا کرتی ہے، تو ان کو فوری طور پر بحال کیا جائے، ریزیوم کروائی جائے ان کی نوکریاں۔ اتنے سالوں سے وہ اپنا جو کہتے ہیں نا خون پسینے کے ساتھ اس اخبار کی ترقی کے لیے کام کریں، تو اچانک سے کیسے انہیں جو ہے وہ برخاست کیا جا سکتا ہے؟ دوسرا، یہ ایک بہت بڑی ہماری میڈیا انڈسٹری ہے، اس کے ایک بڑے بری ترین جو ایول ہے اس کی میں نے بات کی۔ نیکسٹ میں بات کروں گی، ہم اکثر دیکھ رہے ہیں کہ مودی کی طرف سے بڑی للکار آ رہی ہے، اور مودی جی کو بڑا غصہ آیا ہوا ہے، بہت سارے ان کے بائٹس ہیں، کیونکہ وہاں پہ الیکشنز ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی، پھر انہوں نے جو ہے سندھ طاس معاہدہ جو ہے ہندوستان اپنی ٹرمز پہ شاید اس کو ری وزٹ کروانا چاہتا ہے۔ ویسے بھی پاکستان کو بہت سارا نقصان ہے، شاید ری وزٹ ہو جائے گا فیوچر میں تو اچھا ہو جائے گا، لیکن جس طرح سے کھلم کھلا آبی دہشت گردی کی ہندوستان جو ہے وہ دھمکی بھی دے رہا ہے، کر بھی رہا ہے، اس کے بعد اس سے جنگ بھی مسلط کر دی، پوری دنیا میں شاید اس کی جگہ سائی بھی ہوئی ہے، لیکن مودی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اپنی اس انسلٹ کا بدلہ کس طرح سے لے۔ جس طرح سے انڈیا کی پراکسی جو ہے وہ بنگلہ دیش میں نہیں چل سکی، تو ہندوستان کو سمجھ نہیں آیا اب وہ کیا کرے، اس سے پاکستان پر جنگ بھی مسلط کی، اس کے باوجود جب منہ کی کھانی پڑی تو پھر یہ صورتحال بن چکی ہے کہ ابھی مودی جو ہے وہ جہاں بھی جاتے ہیں اپنا RSS کا اور شدت پسندی کا جو ایک ایجنڈا ہے وہ پروان چڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کبھی وہ پاکستانیوں کو کہتے ہیں جی ہم پانی بند کر دیں گے، کبھی کہتے ہیں ہم نے تو ڈیموں کی صفائی کے لیے، ریسنٹلی ان کے کچھ بیانات آئے ہیں جن کا میں ذکر کر رہی ہوں، تو نریندر مودی جو ہے وہ یہ کہتے دکھائی دے رہے ہیں جی یہ تو ہم نے صفائی کے لیے کھولے ہیں، تو پاکستان میں سیلاب آ گیا ہے، اگر صحیح معنوں میں ہم نے اپنی مرضی سے آبی جاریت کرنے کے لیے ہم نے پانی کھولا تو پھر پاکستان کا کیا حال ہوگا۔ کبھی تو ان کو مودی کو لگتا ہے کہ وہ پاکستان کو خوش سالی سے جو ہے وہ ختم کر دے گا، کبھی ان کو لگتا ہے کہ وہ سیلاب سے پاکستان کو ختم کر دیں گے، کبھی ان کو لگتا تھا وہ اپنے کوئی پرتھوی میزائل جو ہیں جو کہ اپنے ہی جو پنجاب ہے وہاں پر انہوں نے گرائے ہیں اس سے پاکستان کو ختم کر دیں گے، کبھی جو رافیل ابھی تک دنیا کو جواب نہیں دے پا رہا ہے مودی، اس کو لگتا تھا کہ رافال جو ہے اس سے جو ہے وہ پاکستان کو ختم کر دے گا۔ تو میرے خیال میں کسی بھی جمہوری ملک کے سربراہ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھنا چاہیے، اور میرے خیال میں مودی کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ چیلنج ہو چکی ہے، یہ مودی کا زوال شروع ہو چکا ہے، اور یہ زوال جو ہے میرے خیال میں پوری دنیا کو یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ کیا ہندوستان اور مودی کو ایٹمی پاور اس ملک کو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح ان لاجیکل انہوں نے پاکستان پر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی ہے، اور پھر جس طرح سے اس کو بھرپور جواب دیا گیا ہے، وہ ہم نے ساری چیزیں
देख ली हैं, लेकिन अभी भी शायद वो पाकिस्तानियों को कभी कहता है कि हाँ रोटी जितनी खानी है खा लो, फिर मेरी गोली तो है ना, तुम्हें मिले ना मिले, मतलब कहने का, और फिर पानी बंद करना। तो आप देखें ये रोटी पानी और इस तरह की बातें करना, क्या किसी का को क्या ये बेसिक चीज़ों पर जो बात कर रहा है मोदी, और क्या क्या वाकई में मुझे तो एक बात पे बहुत अफसोस होता है कि मैंने हिंदुस्तान का जो मीडिया देखा तो नज़र आया कि जहालत है, फैक्ट चेक नहीं करते, वेरीफाई नहीं करते, फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, और सब मतलब कि क्या पढ़े लिखे नहीं थे लोग। अभी इतने सारे क्वेश्चंस हैं, अभी हम उनकी तरफ नहीं आ पा रहे कि मोदी को जो है वो सुकून नहीं है, वो कोई ना कोई ऐसे बयानात जो है पाकिस्तान के बारे में देते हैं, कभी कहते हैं कि जी राफाल नहीं गिरे हैं, कभी कुछ, और कभी पाकिस्तान के ख्वाबों में वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जो है ये बहुत ज़्यादा अभी भी है, अभी भी जारी रहेगा। पहली बात यह कि आप दुनिया को झूठे बयानिए से बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। हिंदुस्तान के वासियों को चाहिए कि वो मोदी सरकार से ये सवाल पूछे कि जिस तरह से आपने जाली जंग और जाली फतह को मुसल्लत किया और आप लोगों ने बड़े नारे लगा दिए, उसके हकाइक क्या थे। हिंदुस्तानी मीडिया से पूछना चाहिए, वो सारे चैनल्स बैन होने चाहिए, इंटरनेशनल जो मीडिया के लिए काम करने वाले इदारे हैं उनको नोटिस लेना चाहिए, और हिंदुस्तान सरकार को अपना रवैया जो है खित्ते में बदमाशी की सूरत में उन्होंने देख लिया कि उनकी कितनी सुबकी हुई है। मेरे ख्याल में उन्हें इंसान बनकर जो है वो रहना चाहिए और सोचना चाहिए और अपनी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद वो जिस तरह से अपने मुल्क में नरेंद्र मोदी जो है अकलियतों के साथ सलूक करता है, मसीही बरादरी के जो मानने वाले हैं, मुसलमान हैं वहाँ पर हिंदुस्तान में, या फिर विद इन हिंदू जो है दलित हैं या दीगर लोग हैं, या फिर मकबूजा कश्मीर के बासी हैं, जिस तरह से उनके साथ सलूक करता है, जो नेपाल के बॉर्डर पर करता है, जो श्रीलंका के साथ करता है, या फिर जो चाइना के बॉर्डर पर फिर उनको थप्पड़ पड़ती हैं। तो मेरे ख्याल में नरेंद्र मोदी को सीखने की ज़रूरत है। इधर आए थे जब चाय से तवाज़ो हुई है तो फिर भी उनको ठंडक नहीं मिली, तो फिर मेरे ख्याल में जो अब उनके साथ सलूक हुआ है उसको याद रखेंगे। वो अपनी इबरतनाक शिकस्त को शायद भूल नहीं पा रहा है, तो इस वजह से ऐसी बातें कर रहा है, क्योंकि कोई भी जी शऊर इंसान जो है ना इस तरह की गीदड़ भपकियाँ जो है वो देता है, और ना ही इंसानों को जंग मुसल्लत करने की बार बार अपनी ख्वाहिश का इजहार करता है, क्योंकि इससे दोनों पार में इंसान बसते हैं, और जंग किसी भी मुल्क के लिए, किसी शहर के लिए, किसी इलाके के लिए, किसी खित्ते के लिए भी अच्छी नहीं है। तीसरा मैं बात करूंगी पाकिस्तान के अंदरूनी मामला पर बात करते हुए, जिस तरह से आज इमरान खान की बहन हलीमा खान ने बड़ी खुलकर बातचीत की है। एक तो विकेट के दोनों तरफ के अतराफ वाले जो लोग हैं इमरान खान, उन्होंने कह दिया कि उनको भी बखूबी मालूम है, वो अपना बंदोबस्त कर ले। तीसरा ये कि हाई कोर्ट में जैसे अचानक उनकी आमद हुई तो फिर जो पीटीआई की लीडरशिप थी वो भी हमें उनके साथ नज़र आई है। अडयाला में मुलाकात के लिए जो भी मुश्किलात हुई हैं और जिस गर्मी में वो रह रहे हैं, जो एयर कूलर जो है वो देने की कोशिश की गई, 2 ख़रीदे गए, उसकी हमें फुटेज नज़र आई हैं कि जो बुशरा बीबी और इमरान खान के लिए था वो जेल इंतज़ामिया ने नहीं ले जाने दिया। एक तो जेल मैनुअल के मुताबिक ज़ाहिर है सहूलियात मिलनी चाहिए, लेकिन जो दूसरी बात इमरान खान ने की, एक बड़ी अहम बात उन्होंने की है, क्या कोई पीटीआई दोबारा से नई तहरीक शुरू करने जा रही है। और जो इमरान खान बातचीत की बात कर रहे हैं, इससे तो ऐसे लगता है या तो बातचीत हो चुकी है या फिर बातचीत बिल्कुल आखिरी मराहिल में है। आज जिस तरह से शहबाज रिजवी साहब को जो इमरान खान के केसेस सुन रहे थे मुल्तान में ट्रांसफ़र किया गया है, इससे ये भी लग रहा है कि शायद फिर कोई नई हलचल है, क्योंकि अगर बातचीत हो रही थी तो क्या उसमें कोई चेंजेस आई हैं, ऐसा क्या है। क्यों, और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि इमरान खान बाहर आ जाएंगे। इस पर तबसरा करते हुए हलीमा खान ने बड़ी खुलकर गुफ्तगू की है कि हमें नज़र आ रहा है, कभी कोई कहता है अभी आए तो अब तभी आए, इस तरह की बातें हो रही हैं। उन्होंने व्लॉगर्स को भी कहा कि ये तो शायद कमाई ही इस तरह से कर रहे हैं, सनसनी फैलाकर और इमरान खान की बातें, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज जो अपडेट हुई है इसमें कोई हलचल है। इससे पहले बहुत कुछ स्मूथ जा रहा था, लेकिन आज एक तो हमें पीटीआई की तमाम तर क़यादत जो है मुतहरिक नज़र आई है, और हलीमा खान ने जो वाज़े खुलकर सवालात किए हैं ना कि हमारे भाई से किसको मसला क्या है, तो इससे ये नज़र आ रहा है कि अब इमरान खान को बतौर साबिक वज़ीर आज़म उनकी पॉलिसीज़ वाला शायद मसला तो सेटल होने जा रहा था, लेकिन अभी इमरान खान की जो शख्सियत में एक कशीदगी जिस भी जगह पर बातचीत हो रही है वहाँ पर चल रही है, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। या फिर एक बात और भी हो सकती है कि मौजूदा गवर्नमेंट को अगर मुक़्तदरा के साथ परखा नापा तोला जाए तो हमें नज़र आता है कि दोनों हैप्पी हैं। तो हो सकता है कि ये हैप्पी एंडिंग जो है किसी नाखुशगवार एंडिंग में नहीं अभी बदलने का वक्त होगा, तो शायद ये वजह है। और जिस तरह से इमरान खान ने भी कहा है अपने वर्कर्स को कि आप तैयार रहें, मुल्कीर तहरीक होगी तो अब देखना ये है कि क्या
PTI जो है नई तहरीक शुरू करेगी। और दूसरी एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, कल हम किस वजूहात की बिना पर व्लॉग नहीं कर पाए, जो पीपल्स पार्टी को दोबारा से मुतहरिक किया गया है, ये कोई आम बात नहीं है। जिस तरह से अली अमीन गंडापुर की हुकूमत पर तनकीद हो रही है और जिस तरह से अली अमीन गंडापुर की डोरें कहीं और से हिलती हैं, तो वो खुद से कैसे शेयरिंग करा सकते हैं। अब कुछ तबसराकार इस पे ये बातें भी कर रहे हैं जो PTI के साथ पीपल्स पार्टी सिंध में करती है, ऑफ कोर्स बुरा करती है, वो नज़र आता है उनके साथ। तो लाहौर में भी वही कुछ होता है जो कराची में होता है और जो इस्लामाबाद में होता है। ये मैं PTI की बात कर रही हूँ। तो क्या ये उसी का टीज़र था, उसी का बदला लेने की कोशिश की गई? फिर एक अफसोसनाक बात हमें ये भी नज़र आई कि शायद कोई तसादुम की तरफ ले जाया जा रहा है पीपल्स पार्टी और PTI को खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि एक शोला बयानी तो हमें नज़र आती थी। जो गवर्नर हैं फैसल करीम कुंडी, जो कि रियासत के नुमाइंदे हैं, वो हमेशा से एक टक्कर और टसल लिया करते थे, लेकिन जब से एक्सपोज हुए अली अमीन गंडापुर के, शायद उनकी डोरें कहीं और से भी हिलती हैं। और विकेट के दोनों अतराफ की अगर बात कर ली जाए तो शायद उनका नाम भी उन्हीं लीडर्स में आता है। और उनकी मजबूरी भी है, ज़ाहिर है वो एक सूबे के वज़ीर आला है, तो उनकी बातचीत तो हर तरफ होगी। लेकिन जिस तरह से PTI के कैंप जलाए गए, उनका झंडा जलाया गया, उस पर खासी तनकीद हुई है, जिसपे पीपल्स पार्टी ने भी कहा है कि हम जो है इंक्वायरी करने जा रहे हैं। उनके जो सदर हैं पीपल्स पार्टी के खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने भी कहा हम इस पर इंक्वायरी कर रहे हैं। तो क्या वाकई में पीपल्स पार्टी को इन किया जा रहा है? क्या नून लीग अपने तौर खुद ही अपने आप को माइनस करती जा रही है? क्या आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी और PTI जो है बतौर बड़ी सियासी जमातें और दीगर सियासी जमातों के साथ हमें नजर आएंगी? क्योंकि हमें नजर आ रहा है जिस तरह से पंजाब में PMLN रूल कर रही है और जिस तरह से वफाकी हुकूमत जो है वो भी PMLN की है, और अवाम में उस तरह से पजीराई ज़ाहिर नहीं है। इदारों के पास है और इदारों की वजह से इनकी गवर्नमेंट्स भी चल रही हैं, लेकिन अवाम की जो नब्ज़ है वो अभी भी इमरान खान के साथ चल रही है। तो अब देखना ये है कि क्या वाकई पीपल्स पार्टी को भी ऊपर लाया जा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों में हमने एक दो स्टेटमेंट्स और भी देखी कि नेक्स्ट वज़ीर आज़म बिलावल होंगे, और जिस तरह से बैनुल अक़वामी सतह पर ये इंडिया पाकिस्तान कशीदगी के बाद से उनको हेड बनाया गया है डेलीगेशन का, और उस वक्त की सरबराही वो कर रहे हैं और मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो बातचीत हो रही है, तो क्या इमेज बिल्डिंग के लिए और ख़ास तौर पर हक़ाइक़ से आगाह करने के लिए जो इंडो पाकिस्तान कशीदगी के इनफैक्ट हैं, जिस पे नो डाउट उन्होंने भी पार्लिमानी अपनी कमेटीज़ बनाई हैं हिंदुस्तान ने, लेकिन इधर से बिलावल खासे मुतहरिक हैं। तो क्या वाकई कोई ट्रायल हो रहा है बिलावल का और उनको ट्रेन किया जा रहा है? क्योंकि मरीम नवाज़ तो हमें सूबे में नज़र आती हैं, क्योंकि अगर वफाक में उनके चचा खुद हुकूमत कर रहे हैं, तो क्या विदिन अ पार्टी ऐसा हो पाएगा कि नेक्स्ट टाइम में अगर वाकई में कुछ ऐसा फार्मूला अगेन लगाने की, क्योंकि इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है, दोबारा से लगाने की कोशिश की जाती है, तो क्या शहबाज शरीफ जो है वो मरीम को अपनी पोजीशन दे पाएंगे? और क्या मरीम सियासी तौर पर इतना ग्रूम हो चुकी हैं कि वो शहबाज शरीफ की जो है वो जगह ले पाएंगी? एनीवेज ये बातें अभी थोड़ी हम पहले कर रहे हैं, और हमारे ज़राए के मुताबिक तो ये बजट आना है और शायद उसके बाद कुछ दमादम मस्त कलंदर होना है। देखते हैं फिर बजट के बाद क्या होता है, क्योंकि बजट तो जल्द अनाउंस होने जा रहा है, और जिस तरह से अपोजिशन अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया करती है वो रिकॉर्ड कराएगी और बजट जो है वो अप्रूव हो जाएगा, ज़ाहिर सूबों का भी और वफाकी सतह का भी। दीगर भी क्या हैपनिंग्स होती रहेंगी, बहुत सारी चीज़ों पर हमारी नज़र रहेगी, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल आजकल यही किया जा रहा है, क्या कुर्बानी से पहले रिहाई होगी कि नहीं होगी? तो ये देखते हैं कि इमरान खान जो है वो ईद से पहले बाहर आता है, नहीं आता, 2025 में भी आता है कि नहीं आता।